नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल में हम कंपनीज़ के बिज़नेस मॉडल का अध्ययन करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी के भविष्य की योजनाएं क्या हैं और कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, और वो भी बहुत ही सरल और आसान भाषा में। आज से हम आपके कुछ प्रश्नोत्तर और कमेंट्स भी ले रहे हैं, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम एक ऐसी कंपनी का जिक्र कर रहे हैं जिसको आपको दूर से भी कोई अगर उसके बारे में बात करे तो आपको कान बंद कर लेने हैं। मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए। तो खैर, पहले कमेंट से शुरू करते हैं और कुछ संक्षेप में क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट हमारा विकास दीक्षित 8092 का है। उन्होंने हमारे काम की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है ग्रेट वर्क, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारा ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए। अमित गुप्ता जी CC9FK, ये हमारे नियमित दर्शक हैं। ये हमारे करीब करीब हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। अमित जी, मैंने आपके प्रोफाइल को देखा और प्रोफाइल फ़ोटो को देखा। आप काफ़ी यंग हैं और जिस तरह के कमेंट्स आपके आते हैं, आप में एक अच्छा निवेशक बनने के सारे गुण हैं। तो कृपया आप वीडियोस को, मेरे ही नहीं और भी जो अच्छे वीडियोस हों, क्वालिटी वीडियोस जो हों, उनके हमेशा बिजनेस मॉडल को समझ के, कंपनी में जब भी आप निवेश करें तो आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को पहले समझें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि शेयर बाज़ार में निवेश करना कोई ऐसी चीज़ है कि हम मिसाइल बना रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है। कुछ ही पॉइंट्स हैं। देखिए, सारी दुनिया में या हमारे घर परिवार में हम सारे काम करते हैं। जो हिसाब किताब जो घर पर हम रखते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम काम काज करते हैं, उसमें हिसाब किताब रखते हैं। दुकान पर जाते हैं तो ख़रीदारी करते हैं तो हम हिसाब किताब करते हैं। ज़िंदगी में हर जगह हिसाब किताब करते हैं। वही हिसाब किताब है। उसका थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आप बढ़ा देंगे उस चीज़ को, तो आप खुद समझ जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको और ऐसे सभी यंग साथियों को जो मेरे चैनल के माध्यम से कंपनीज़ के बिजनेस मॉडल को समझकर खुद निवेश करने की क्षमता रखते हैं। उनकी क्षमता इस चैनल को देखने से बढ़ेगी। अनुज लूनावत 1802, उन्होंने हमारे नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के जो बिज़नेस मॉडल का हमने अध्ययन किया उस वीडियो के बारे में कमेंट किया है कि वो ये जानना चाहते हैं कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ और E2E नेटवर्क्स एक दूसरी कंपनी है, वो भी सिमिलर से फील्ड में है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, इनके बिज़नेस मॉडल में क्या अंतर है। तो देखिए, E2E पे हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और उसका कारण ये है कि वो बहुत ही टेक्निकल काम कर रही है और L&T ने उस कंपनी में अपना स्टेक भी लिया है। वो ये E2E कंपनी जो AI की फील्ड में, देखिए आप जाके, सभी से मेरा एक निवेदन है जो ये देख रहे हैं, जाकर आप कंपनी को ख़रीदने की कोशिश ना करें क्योंकि ऑलरेडी उसके भाव बढ़े हुए हैं। मैं आपको पहले बिज़नेस मॉडल समझा दूं, फिर आपको क्या करना है, आपको जाके डिस्कवरी चैनल देखना है। अब आप पूछेंगे डिस्कवरी चैनल क्यों देखना है? अरे डिस्कवरी चैनल में वो आपको शेयर बाज़ार के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन आपको वो चीते की फ़ोटो दिखाएगा जो घात लगा के बैठा रहता है। और घात लगा के आप भी बैठिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5 महीने में, 6 महीने में, वो कभी कभी ना कभी जब नीचे आए और आप बिज़नेस मॉडल अच्छे से समझ लें उसका। हम जल्दी बिज़नेस मॉडल इस कंपनी का रिलीज़ करेंगे, आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे हम, तब आप उस कंपनी को अपनी समझ के अनुसार, अगर आपको लगता है कि ये सही वैल्यूएशन पे आएगी तभी लीजिए, वरना आप हवाबाजी में मत लीजिए। और मेरे कहने से तो बिल्कुल भी मत लीजिए। ये क्या है कि रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। मतलब इसमें आपको नुकसान ही होगा अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी मत करिए। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। बिजनेस मॉडल समझिए। अरे कोई बात नहीं, ये चला जाएगा, दूसरा आएगा। कोई ये शेयर छूट जाएगा तो दूसरा आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो शेयर्स हैं ना, शेयर बाज़ार में जो शेयर्स हैं, वो एयरपोर्ट पे जो टैक्सी होती है ना, उनकी तरह है। एक छूट जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी आज नहीं आएगी, तीसरी आ जाएगी, नहीं आएगी तो मेरे FD में पैसा पड़ा है। अरे खोऊंगा तो नहीं। अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाई, अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाई, कुछ खिलौने, कुछ उनको कुछ सामान दिला दूंगा। और नहीं होगा तो नहीं होगा ना, मेरे पास पड़ा है, गल जाएगा मेरा पैसा। वैसे ये बाज़ार में गले ना तो ज़्यादा दुख होता है। वैसे गल जाए कोई बात नहीं, गल जाएगा, वैसे ही नहीं रखूँगा मैं तो।
नहीं लगाऊंगा पैसे, तो घात लगा के बैठना है आपको कम वो। तो खैर अनुज जी, हम इस पे पूरा वीडियो करेंगे E2E पे, तो आप तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिए। हम चाहते हैं कि इसको बहुत आसान भाषा में बनाएं ताकि हमारे सारे दर्शक समझ सकें, क्योंकि AI जैसी चीज़ को समझना, हमने कुछ समझाने की कोशिश नेटवेब वाले वीडियो में की थी, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से और कई गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो अनुज जी, हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। बॉर्न टू शाइन 6490 ये कह रहे हैं कि आपका प्रयास बहुत अच्छा है। धन्यवाद बॉर्न टू शाइन जी। और इन्होंने एक सुझाव दिया है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लिस्टेड कंपनीज़ कवर करें। देखिए, हमारा प्रयास यही है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लिस्टेड कंपनीज़ कवर करें, और स्पेशली सबसे पहले ऐसी कंपनीज़ कवर करें जिनमें लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो अगर आपका भी कोई कंपनी में ऐसा पैसा फंसा हुआ हो या काफ़ी सारे लोगों को फंसा हुआ हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के उन कंपनीज़ का नाम बताइए। 3 वीडियो हमने किए हैं, वो एक रिलैक्सो पर है, एक राजेश एक्सपोर्ट्स पर है और एक आइडिया फोर्ज पर है। इसमें तीनों में बड़ा भयंकर निवेशक ट्रैप है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार इन कंपनीज में प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या उम्मीद रखनी है इनसे, या अगर ये गिर रही हैं तो आपको लेना है क्या। देखिए, लेने और बेचने की राय मैं नहीं दे सकता आपको। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुने, और आप इतने समझदार हैं कि आप आराम से एक विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे कि इस कंपनी में मुझे रहना है या नहीं रहना, या मुझे क्या एक्शन लेना है। बॉर्न टू शाइन जो हैं वो आगे कहते हैं कि नो चैनल इज़ डूइंग दिस। तो देखिए, उसमें क्या है, रिसर्च में टाइम लगता है, और रेडीमेड कोई भी चीज़ हो या उसको हवाबाजी से कोई चीज़ अचानक से प्रोड्यूस करना वो आसान है, मुँह ज़बानी बोल देना वो आसान है। हम तो देखिए, हमारी तो एक ही USP है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिसको बोलते हैं, कि हम सरल शब्दों में बनाएंगे। वो उसको जो शेयर बाज़ार के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो ना, उसको भी समझ में आ जाए। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी शॉप लेके जो भी बैठे हुए हो ना, उनको भी आसानी से समझ में आ जाए कंपनी क्या बिज़नेस करती है। सब जानते हैं बिज़नेस क्या होता है, पेट भरता है ना आदमी, घर का मुखिया कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ कमा के लाता होगा। हो सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई कम बेशी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है ना, मेरी समझ में, उतना क्या है, आदमी समझदार ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से सीखता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और समझदारी का कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है। प्रदीप जगलान जी जो हैं, जगलान प्रदीप 077, उन्होंने 2 कंपनीज़ के बारे में हमारी राय जानना चाहिए, एक सनोफी इंडिया और एक वर्लपूल। देखिए, ये प्रदीप जी, इन दोनों कंपनीज़ में जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि, अच्छा चलिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप जो है ना, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी, तो आप वर्लपूल की है क्या? या आपके कोई यहाँ पे वॉशिंग मशीन लेने जाता है तो आप ये कहते हो कि वर्लपूल की वॉशिंग मशीन दे दे। तो जब वर्लपूल की वॉशिंग मशीन आप नहीं खरीद रहे हैं, तो ये इन दोनों शेयर्स में जो सनोफी इंडिया है, इसमें तो एक दूसरी प्रॉब्लम, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो इसमें कुछ कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। कुछ इन्होंने प्लांट, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो दवाई का प्लांट है, इन्होंने किसी को बेचा है, तो उसमें तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं। दूसरा क्या है, जो वर्लपूल है, इसकी सेल्स नहीं है भाई, किसी दुकान में सेल ही नहीं हो या कंपटीशन बहुत हो। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग एक पर्टिकुलर किसी कंपनी से करवाते हैं और खुद का ठप्पा लगा देते हैं। तो ये सिस्टम, और सभी का एक जैसी चीज़ है ये, मतलब आप ये सोचो, कोई ये जो गुड्स, आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो आप लाते हो, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलते हैं, ये जो आप लाते हो, तो आप सोचो एक कंपनी और दूसरी कंपनी में फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, ये ब्रांडिंग का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो वो ई-पैक ड्यूरेबल का हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने ये सब समझाया था कि एक्चुअली कैसे ठप्पा लगा के काम हो रहा है। कोई गलत बात नहीं है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कंपनीज जो है ना, वो ब्रांड पे फोकस ज़्यादा कर रही है। तो वर्लपूल का ब्रांड चल नहीं रहा, तो आप जब तक ये ब्रांड बिल्डिंग नहीं करेंगे तब तक सेल नहीं होगी, और जब तक सेल नहीं होगी, जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं आएगा, कंपनी नीचे ही गिरेगी। तो ये मेरा कहना है। तो सनोफी और इन दोनों चीज़ों के बारे में, स्पेशली इन दोनों कंपनियों के बारे में, स्पेशली जो सनोफी इंडिया के बारे में, मैं थोड़ा सा और डिटेल करके नेक्स्ट 1 या 2, जब भी हम ये क्वेश्चन आंसर का एपिसोड वापस करेंगे, तो मैं आपको पूरा डिटेल में रिसर्च करके बता दूंगा। बाकी वर्लपूल में तो ये दिक्कत है। सुकरान शर्मा जी जो हैं, सुकरान शर्मा 3173, ये कहते हैं कि
राजेश एक्सपोर्ट्स में हमारा एनालिसिस जो है ना कैंडिड और आई ओपनिंग था। देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हमेशा हम रिसर्च करके जो है ना ईमानदारी से जो बात है ना वो कहते हैं, इधर दाएं बाएं नहीं करें। अब व्यूअर जो है उसको धोखे में क्यों रखें कि ये ले लो और वो ले लो और इसका ये है वो। रिसर्च करके पहले रिसर्च करेंगे, पता करेंगे, आपके सामने सारे फैक्ट्स रख देंगे। हम तो वकील हैं, ठीक है, आप ये समझ लीजिए मैं दोनों साइड का वकील हूँ, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों साइड का, दोनों पॉइंट्स आपके सामने रख दूंगा। आप जज आप हैं, निर्णय आपको करना है कि क्या करना है। तो और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी मैं जो कहता हूँ उसके नेगेटिव बातों पर ज़्यादा ध्यान देना। आप अच्छी का तो मतलब ये है कि अच्छा तो सभी बता देते हैं कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, सारी कंपनी अच्छी है स्टॉक मार्केट में। मैं आपको ये कह रहा हूँ नेगेटिव जो मैं बताऊँ ना उस पर आप ज़्यादा गौर करिएगा, ज़्यादा फोकस उस पर ज़्यादा रखना है आपको। और फिर ये कहिएगा अगर ये इस पर्टिकुलर नेगेटिव चीज़ को मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि इसके कारण हो सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो जाए, तो अगर इस चीज़ को मैं झेल सकता हूँ तो मैं इस कंपनी में निवेश करूँ या नहीं करूँ, ऐसा निर्णय आपको अपनी समझ से लेना है। मनोज महेंद्र जी कह रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स के वीडियो पर कमेंट उन्होंने किया है कि सेबी क्या कर रही है इतने साल से। देखिए सेबी देखिए स्टॉक मार्केट इतना बड़ा हो चुका है और उससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड है और फिर तरह तरह के दूसरे तरह के फंड्स हैं और पीएमएस है, और इन सबको कंट्रोल करना और सेबी जैसे कितना भी कर लो, कितना भी आप कर लो, इतना बड़ा विशाल देश का विशाल सेक्टर हो चुका है। मतलब शेयर मार्केट अपने और उससे रिलेटेड जो कामकाज है ना वो इतना बड़ा हो चुका है कि सेबी जैसे का करना संभव नहीं है। आप ये समझ लो कि एक थाना क्या घर में घुस घुस के देखेगा क्या? थाना तो थाना है। अब उसके पास कोई क्राइम हो जाता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है, तब फिर वो जाते हैं। अब एक एक कंपनी में एक एक डायरेक्टर, इतने रूल्स रेगुलेशन है, कोई जब तक शिकायत नहीं करता पहली बात तो बात नहीं पहुंचती। फिर बात पहुंचती है तो वही सिस्टम जो हमारा जो रूल रेगुलेशंस का सिस्टम है ना, पहले आप उसको नोटिस दोगे, पहले चेक करोगे, फिर नोटिस दोगे, फिर उसका जवाब मांगोगे। वो जब तक जवाब मांगता है उसका जो जिनको पहले पता लग जाता है वो पहले ही बेच के निकल जाते हैं और हमारे ही गले में वो शेयर रह जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि जो रिटेल निवेशक है ना वो तो खरबूजा है, तो उसके ऊपर छुरी गिरती है। तो अब ये तो है नहीं कि अगर खरबूजे पे छुरी गिरेगी या खरबूजा छुरी पे गिरेगा तो छुरी कटेगी, नहीं, खरबूजा ही कटेगा। तो इसलिए सेबी का क्या करना है, मतलब आप ये समझो अपनी सुरक्षा अपन को खुद करनी है। गलती होगी, मैं 10 में से 1-2 बार फिर भी गलती होगी, हम कितनी भी सुरक्षा रख लें, सड़क पे चल रहे हैं, कितना भी सावधानी से चल रहे हैं, कितना भी चल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा 10-20-15 साल में ऐसा होगा ही, कोई ना कोई ज़बरदस्ती हमारे गले पड़ जाएगा, टक्कर मार जाएगा। हमारी गलती नहीं है। तो शेयर बाजार में भी ऐसा ही होता है, उससे निराश होने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले हम है ना ड्यू डिलिजेंस अपनी मेहनत जो है ना अपनी एक्सरसाइज कर लें। और जल्दबाजी क्या है किस बात की, जाने तो शेयर जाता है तो भाई तू ले ले यार, जिसको लेना है ना वो ले ले भाई, मैं तो तसल्ली से लूँगा, मैं तो चीते की तरह घात लगा के बैठूंगा, उसके बाद बात करेंगे। मनीष कोट जी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के शेयर के बारे में जानना चाहते। देखिए मनीष जी, बात ये है कि ये जो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग जैसी कंपनीज है ना, ये संचालित होती हैं वर्ल्ड में जो कैरेज का या शिपिंग का जो भाड़ा चल रहा है उससे, ठीक है। अब 2 ही चीज़ें हैं, आपके पास क्रूड से चलता है, मतलब जो जहाज़ चलाने के लिए तो क्रूड ऑयल चाहिए उसको इंजन चलाने के लिए, तो वो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। दूसरा क्या है, एक बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है, वो ओवरऑल शिपिंग का जो बाज़ार में भाड़ा चल रहा है ना, जैसे अपन ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक बुक कराते हैं, सेम चीज़ है। तो ऐसा थोड़ी कर सकते किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में आप ट्रक बुक कराओगे तो एक तो उस ट्रक के 50,000 ले लेगा और दूसरा जो है वो 20,000 ले लेगा, ऐसा नहीं होता ना। किसी वो जो 20,000 वाला होगा उसके चला जाएगा आदमी, आप कहोगे मैं 50,000। तो आपकी यूनिक पॉइंट क्या है जिसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपन बोलते हैं। कंपनी बहुत पुरानी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात ये है ग्रोथ ही नहीं है कंपनी में। आप सब चीज़ तो आप दूसरों के भरोसे हो, मतलब दूसरों के भरोसे का मतलब ये है कि आप जो है ना वर्ल्ड में क्रूड की प्राइसेस हैं तो क्रूड आपको उसी रेट पे लेना पड़ेगा। दूसरी बात जो भाड़ा चल रहा है वो उसी रेट पे लेना पड़ेगा। और जहाज़ की कंपनियां बहुत सारी हैं, इंटरनेशनल भी हैं और ये ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग भी है। तो अब आप ये समझो कि बेचारा जो है बिजनेस के लिए तड़पता ही रहता है। और हमें कैसा शेयर चाहिए, जो मतलब हमें तो शेयर से के भाव से मतलब है ना। और शेयर का भाव तभी बढ़ेगा जब कंपनी की ग्रोथ होगी। तो
ऐसी जहाँ कमोडिटी टाइप की चीज़ें हैं, भाड़ा जो है दुनिया डिसाइड कर रही है। आप ऐसा करो, आपका कोई ऐसा सिस्टम हो, यही ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा टैंकर इनका हो जो ये माल ले जाते हैं और कोई और नहीं ले जा सकता, कोई और नहीं ले जा सकता। मतलब इन्होंने कोई ऐसा बनाया है शिप जिसमें जो माल ये ले जाते हैं ना, वो वर्ल्ड में कोई एक या दो ही कंपनी, यूनिक तरह की कंपनीज ले जा सकते, यूनिक तरह के मतलब शिप ले जा सकते हो। तब तो इनका कोई ये होगा कि भाई जो भी जिसको भी वो माल ट्रांसपोर्ट करवाना होगा ना, वो इनसे ही कहेगा। तो ये फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, वरना तो जो सब चार्ज करते हैं वही चार्ज हैं, इसलिए ग्रोथ नहीं आती। कंपनी अच्छी है लेकिन ग्रोथ नहीं है तो भाव नहीं बढ़ेगा। जय मिश्रा 1781 कहते हैं कि ज़्यादातर लोग राजेश एक्सपोर्ट्स और रिलैक्सो में, उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया है, कोई यूट्यूबर है उसका, तो राजेश एक्सपोर्ट और रिलैक्सो में उन यूट्यूबर का चैनल देख के फंस गए हैं। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। उसने कहा बिज़नेस बहुत अच्छा है, फिर लोग बाई करने लगे, मैंने भी ले लिए। तो देखिए अब ये तो दुनिया में देखिए, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है धोखाधड़ी का, या क्या, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके बारे में क्या कहा जाए। मैं अपने चैनल के बारे में कह सकता हूँ, आप जो भी मुझे जिस चीज़ के लिए भी आप बोलेंगे, मैं उसका थ्रेड बेयर बिल्कुल क्लियर, जो मुझे समझ में आता है ना, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जो मैं उसमें नेगेटिव बात बता रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना। पहले आप उस पर नेगेटिव ध्यान, और उस चीज़ को अगर आप बियर कर सकते हो ना, देखिए मैं तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ ये बात, अगर आप उस चीज़ को बियर कर सकते हो ना, वो नेगेटिव चीज़ को कि हाँ यार अगर ऐसा भी हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप उस शेयर के बारे में खरीदने बेचने पे विचार करना, आप ऐसे नहीं। क्या इनकी बातों की जो हमारे जय मिश्रा जी की जो का कमेंट उन्होंने आया, तो अब हमारे ये जो आज का एपिसोड हमने किया है ना, ये इसका जो श्रेय है वो हमारे व्यूअर हैं जयप्रकाश जी टंडन। उनका आईडी है जयप्रकाश टंडन YF2TC। तो उनका एक कमेंट आया, मतलब उन्होंने किसी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की, तो वो कंपनी का नाम मैंने सुना हुआ नहीं था, तो मैंने उनको कमेंट उन्होंने किया, मैंने उनको रिप्लाई की कि देखिए सर ये कंपनी के बारे में पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि हम जब मैंने कंपनी का नाम ही नहीं सुना तो अब उस पर पूरा कैसे करें उसको, मतलब पूरा एपिसोड कैसे करें उसके ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उनको कहा मैं जवाब जरूर दूंगा इसके। जब हमने इसकी पड़ताल की तो ये तो हमारी केस स्टडी निकल गई, इस पर तो हम 2 एपिसोड कर सकते हैं। मतलब ये ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपको जान के ऐसा आश्चर्य होगा कि ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ निवेशकों को लूटने पे लगी हैं। तो जयप्रकाश जी आप इसको ध्यान से सुनिए कि ये जो आप कंपनी ने पूछी है ना आपने, इसका ध्यान से सुनिए और इसका आप निर्णय कीजिएगा कि आपने अगर ले लिया है तो आपने गलत ले लिया है, मतलब मेरे विचार से गलत ले लिया है। और लेने की अगर सोच रहे हैं तो वो तो मैं बता नहीं सकता कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता दूंगा और फिर आप खुद निर्णय कीजिए। और आप सभी दर्शक जो बाकी हैं उनके लिए भी मेरा एक सुझाव है, ऐसी चीज़ें जो है ना, ऐसी चीज़ों में फंसना नहीं है आपको। तो पहले कंपनी का नाम बता देता हूँ, इसका कंपनी का नाम है व्यू नाउ इंफ्राटेक। अब व्यू में VIEW नहीं है, VUE है, VUE। तो ये इंफ्राटेक है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या करती है, कोई डेटा सेंटर का काम करती है, कोई क्लाउड सर्विसेज का काम करती है, कोई IT से रिलेटेड काम करती है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, कोई थोड़ी है कि कोई कंपनी काम नहीं कर सकती है। अब आप सुनिए, 14 जनवरी 2025 इनके एक डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, जो कंपनी को रन करता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, वो जो आदमी जो डे टू डे ऑपरेशंस में भाग नहीं लेता और वो कंपनी से कोई इतर होता है, मतलब दूसरा कोई आदमी होता है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी सर्टेन कोई क्वालिफिकेशन है, मैं अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं भी किसी कंपनी में डायरेक्टर बनूँ, तो वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं। एक डायरेक्टर DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो आप ले लीजिए। वो लेने के बाद वो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। वो मतलब एक लिस्ट बन जाती है। अप्लाई करने का मतलब सरल शब्दों में बता रहा हूँ मैं, उसमें ये है कि आपको बेसिकली आप वहाँ पे नॉमिनेट हो जाते हैं। और जब कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो कहता है भाई मेरा तो इस कंपनी से लेना देना नहीं, मैं तो डायरेक्टर हूँ बाहर का, मतलब मैं बाहर का आदमी हूँ।
तो मैं आपकी कंपनी में जब आया हूँ तो मैं, जो बाहर के निवेशक है ना, जो आपके निवेशक, वो तो जानते नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, तो एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो और जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं तो माना ये जाता है, थ्योरी में ये माना जाता है कि ये कंपनी की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यानी ये कंपनी हेरा फेरी नहीं करती होगी अगर ज़्यादा इंडिपेंडेंट, अच्छे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं तो। खैर, अब साहब 14 जनवरी को, जैसे मैंने बताया, एक डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिज़ाइन करते, कोई बात नहीं कर दिया, तो अब 20 जनवरी को एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया। अब तो कान खड़े होने चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, तो भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों रिज़ाइन कर रहा है? क्योंकि क्या होता है कि अगर कंपनी में गड़बड़ होती है ना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की गर्दन पकड़ी जाती है। अब डायरेक्टर जो होता है वो तो कंपनी से रिलेटेड होता है, मतलब उसी का कोई प्रमोटर होगा या कोई उसी का भाई भतीजा या कुछ कंपनी से रिलेटेड जो डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बाहर का आदमी, जैसे मेरे को जब किसी कंपनी में आप इस व्यू नाउ कंपनी में डायरेक्टर बना दो तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाऊंगा, तो मेरा तो कंपनी से लेना देना नहीं, मैं उसके डे टू डे ऑपरेशन में काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अब लेकिन अगर कंपनी में कोई घोटाला हो गया तो मेरी गर्दन तो सरकार तो पकड़ेगी। ये आप ये नहीं कह सकते कि तू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था तो इसलिए तेरे तो कुछ नहीं। अरे भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी डायरेक्टर के बराबर की जिम्मेदारी है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी उतना ही जिम्मेदार है। तो साहब 20 जनवरी को दूसरे रिजाइन कर, 23 जनवरी को एक इनका स्टेटमेंट आता है। देखिए क्या स्टेटमेंट है कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने VMSL, व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड में सर्च किया, रेड डाली और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब देखिए, ये जो कंपनी है ना जिसके बारे में जयप्रकाश जी ने पूछा, वो लिस्टेड कंपनी है, वो उसका नाम है व्यू नाउ इंफ्राटेक। और ये जो कंपनी है जिस पे रेड डली ईडी की, वो है व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड। हो सकती है, तो मेरे का क्या लेना देना, इससे क्या लेना, दो अलग अलग कंपनियां हैं, तो एक पे पड़ गया छापा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम भी यही कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट है क्या, आगे सुनिए। VIL ने, यानी इंफ्राटेक जो लिस्टेड कंपनी है, इसने इस मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के साथ मर्जर का प्लान बनाया था। दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, दो भाई हैं ये, या आप ये कहो कि ये दिखाने को अलग अलग हैं लेकिन अंदर से एक हैं ये। तो जो VIL है, जो लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी ने ये प्रपोज किया था कि VMSL यानी मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के साथ मर्जर कर लें। बाद में ये मर्जर को कॉल ऑफ कर दिया गया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया, मर्जर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो उसमें क्या लिखा हुआ है, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें लिखा हुआ है, इंफ्राटेक वालों ने, तो इंफ्राटेक वालों ने ये कहा कि हमने तो जो प्रिवेलिंग बिजनेस कंडीशंस थी ना, और जो बिजनेस की समझ को ध्यान में रखते हुए हमने इनके साथ मर्जर करने का निर्णय स्थगित कर दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब ईडी का इधर छापा पड़ गया, ईडी का छापा पड़ गया। उससे पहले आपने मर्जर स्थगित कर दिया, उससे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये सारा खेल क्या हो रहा है? ईडी ये तो होती नहीं है कि जाके ईडी के पास फालतू टाइम है कि आपके और मेरे घर आ जाएगी या किसी भी कंपनी में जाके छापा मार देगी। ईडी के जो सोर्सेज होते हैं ना, जो उसके पास इंफॉर्मेशन का नेटवर्क होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, और जब तक कि उसको कोई पुख्ता सबूत नहीं होता, जब तक छापेमारी नहीं करते। ठीक है, तो रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट को इन्होंने कोई रेवेन्यू की चोरी की है, टैक्सेस की कोई चोरी की है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या कोई हवाला में इन्वॉल्व है, तभी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ना वो छापा मारती है, वरना नहीं मारती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी ने कोई घोटाला कर, मैं कह रहा हूँ अगर किसी कंपनी में वो जो इनकी, जिसके साथ इनका इंफ्राटेक वालों का मर्जर प्रपोज था, देखिए एक मार्केटिंग सर्विसेज है और एक इंफ्राटेक है, ऐसे समझ लीजिए। तो इंफ्राटेक लिस्टेड है और मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड पे छापा पड़ गया, तो इंफ्राटेक जो है वो इसके साथ पहले मर्जर करना चाहती थी, फिर बाद में बंद कर दिया। तो ये सारा जो खिचड़ी है ना, ये क्यों पकड़ी है भाई? दोनों आप हैंड इन ग्लव हो ना, आप दोनों साथ हो ना। अब आप और सुनिए, जो इंफ्राटेक वाला है
उसने अपना नाम बदल के, पहले क्या नाम था, गुड वैल्यू इरिगेशन, अब क्या नाम रख दिया, व्यू नाउ इंफ्राटेक। लिस्टेड वही है, वही लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ। भाई यार तुम इरिगेशन के धंधे में थे, हैं, तुम सीधे आईटी सर्विसेज में आ गए। भाई इतना ज़्यादा यार तुम नॉलेजेबल आदमी हो, भाई इतने ग्रेट आदमी हो आप कि डेटा सेंटर में आ गए। आप एंटरप्रेन्योर होना कोई बुरी बात नहीं है, कंपनी का नाम चेंज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं सारे सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स जब देखता हूँ तो मेरे मन में ये डाउट होता है, यार इरिगेशन तो तुम सीधा डेटा सेंटर में आ गए क्या, इतनी नॉलेज हो गई तुमको। मतलब एक हलवाई जो है ना, वो ज्वेलरी के धंधे में आ जाए, ऐसा समझ लो आप क्या कहोगे, यार कल तो ये हलवाई की दुकान करता था, यार आज ज्वेलरी के धंधे में आ गया, यही बोलोगे ना। तो ये भी एक, मैं आपको सिर्फ रेड फ्लैग बता रहा हूँ, रेड फ्लैग। फिर व्यू नाउ मार्केटिंग वाला लिस्टेड वाला नहीं, तो उस मार्केटिंग में जो चीफ डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफिसर है ना, वहाँ पर वो एक क्लीन शेवन व्यक्ति है, तो राहुल भार्गव करके, तो वहाँ पे एक क्लीन शेवन है, वो और सूट बढ़िया पहना हुआ है, और अच्छा 15 साल का एक्सपीरियंस वाले वो सज्जन अपने आप को बताते हैं। अब यही चीज़ आप व्यू नाउ इंफ्राटेक में देखिए, वही सज्जन दाढ़ी मूछे हैं, पूरी दाढ़ी है, ठीक है, और हाथ बांध के एक फ़ोटो उनकी है, वही राहुल भार्गव नाम है, और वहाँ 20 साल का एक्सपीरियंस बताया हुआ है। अरे आप आईटी के फील्ड में हो तो आप फ़ोटो और अपना बायोडेटा जो है वो अपडेट नहीं कर सकते क्या? सबसे पहले तो अपन अपनी वेबसाइट पे ही जाते हैं ना, और उधर क्लीन शेवन और इधर मतलब दाढ़ी, आप उन दो फोटो को साथ आप जरूर जाइएगा, ये व्यू नाउ इंफ्राटेक और व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड टाइप करिएगा इंटरनेट पे, आपको और उसकी लीडरशिप टीम की आप प्रोफाइल देखिएगा, आपको खुद को पता लग जाएगा कि आदमी जानबूझ के करने की कोशिश कर रहा है कि ये दो अलग अलग आदमी हैं। मतलब वो दोनों आदमी, ये जो सज्जन है ना, दो फोटो में पहचान में नहीं आएंगे जब तक आप उसको गौर से नहीं देखेंगे। ये है रिसर्च। अब ये सारी कहानी से आपको क्या पता लग रहा हो रहा है ना शक। अब आप और सुनिए, सितंबर 2024, ये जो अपना सेकेंड क्वार्टर था, इस फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड क्वार्टर जो था, उसमें रेवेन्यू जीरो, सेल्स जीरो है, ठीक है। मार्केट कैप जो है वो 208 करोड़ का है, और बीएसई ने ईएसएम, एक सर्वेलेंस होता है, मतलब उसमें 5% के सर्किट वाले उसमें डाला हुआ है इनको, मतलब कुछ प्राइस मूवमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं हो इसमें, तो बीएसई को भी शक है कि इसमें ज़्यादा उठापटक होती है। तो मात्र 208 करोड़ की कंपनी है, 208 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। और फिर इसका 52 वीक हाई लो देखिए, ₹5.75, ₹5.75 तो इनका 52 वीक लो है, और 94.03, ₹94 इनका 52 वीक हाई है। ऐसी कंपनी है जयप्रकाश जी। ये मैंने आपके सामने रिसर्च करके, मतलब मुझे इच्छा ऐसी हुई कि सबसे पहले जब मैंने आपको कमेंट लिखा ना, तो मैंने सोचा ये छोटी कोई कंपनी है, उसको संक्षेप में करके बता दूंगा, लेकिन यहाँ तो मतलब सबसे बढ़िया एनालिसिस करने में, इसी कंपनी को एनालिसिस करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे। तो आपको जयप्रकाश जी, अगर आपने शेयर ले लिया तो मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए, तो अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। और अगर आपने शेयर नहीं लिया है तो आप, हाथ जोड़ता हूँ आपको, भूल के भी इस शेयर का कोई नाम ले लेना, तो उसको घर में मत घुसने देना आप। और जिसने भी आपको ये शेयर सजेस्ट किया, अगर आपने ले लिया तो वही है कि अब खरी खोटी सुनाने से भी क्या होगा, उसको आशीर्वाद दे के आना, जा तेरे बच्चे जिए यार, चलो कोई बात नहीं, मैं कोई पुराना कर्जा होगा पिछले जन्म का, जो तुमने मुझे ये शेयर दिलवा दिया। तो कहने की बात ये है, जितने भी मेरे दर्शक हैं, प्लीज़ 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 3 बार कह रहा हूँ, आप ये पेनी स्टॉक्स में मत फंसो। आप एफडी में पैसे रख दो, कुछ नहीं मिलेगा ना, अरे गल जाने दो, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी कंपनीज में मत लगाओ। तो ये रहा आज का एपिसोड।
यदि आपको किसी कंपनी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई रिसर्च से करवानी हो हमसे, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपसे एक निवेदन ये है कि आप है ना ये मुझे बताएं कि जब कमेंट करें या कंपनी का नाम पूछें तो सिर्फ कंपनी का नाम ना लिखें, आप ये लिखें कि आपने अभी ले लिया है या आप लेने वाले हैं, और अगर ले लिया है तो किस भाव पे ले लिया और कितने साल पहले लिया है, ताकि ये अंदाज़ा तो लगे कि आखिर आप किस जगह ट्रैप्ड हैं, या ट्रैप्ड नहीं है तो आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं। तो इससे हमारी क्या रिसर्च में निखार आएगा, और सारे दर्शक जो है ना, जितनी हमारी कम्युनिटी है, जितने दर्शकों की हमारी कम्युनिटी है, उसको भी फ़ायदा होगा जो जो ये सब देख रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।